हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। शुरू करते हैं 24 फरवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। इसमें हम न्यूज़ आइटम्स, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन, मेंस के लिए क्वेश्चन तथा एडिटोरियल्स ऑफ द डे डिस्कस करेंगे। आप लोग से केवल इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप लोग से रिक्वेस्ट केवल इतनी कि 1000 लाइक्स का टारगेट पूरा करना है पहले अपने को, फिर अपन नया टारगेट बनाएंगे। तो अभी तक जब तक 1000 लाइक्स का टारगेट नहीं पूरा होता, 1 पर्सन 1 लाइक, डू लाइक इट, है ना। देखो और लाइक करो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, लाइम इज यूजुअली एडेड टू द सॉइल इन ऑर्डर टू। लाइम इज यूजुअली एडेड टू द सॉइल इन ऑर्डर टू फर्स्ट इज डिक्रीज द सॉइल पीएच, सेकंड इज इंप्रूव द क्रॉप यील्ड, थर्ड इज प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर प्लांट्स, एंड फोर्थ इज अलाउ इंप्रूव्ड वाटर पेनिट्रेशन फॉर एसिडिक सॉइल्स। ठीक है ना। तो आपको बताना है कि लाइम इनमें से किस कारण से यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मतलब इसी में ऑप्शन थे इसके, कौन कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट है। 2 3 4, 2 ओनली, 1 2 3 या 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑस्मोसिस इज अ ड्राइविंग फोर्स दैट इज असिस्ट द मैकेनिज्म फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस। ऑस्मोसिस इनमें से कौन से डिसीज का ड्राइविंग फोर्स होता है। ऑप्शंस आर HIV एड्स, बी कॉलेरा, सी इज ट्यूबरकुलोसिस, फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एम्स टू अंडरस्टैंड विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से क्या करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप गया है। ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज सर्च फॉर द लाइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज दैट फॉर्म्ड द यूनिवर्स आफ्टर द बिग बैंग, सेकंड इज स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लेनेटरी सिस्टम्स, थर्ड इज स्टडी प्लेनेटरी सिस्टम्स एंड ओरिजिन्स ऑफ लाइफ। आपको बताना है कि इनमें से क्या करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उसको यूज किया जा रहा है। 1 and 2, 1 and 3, 1 2 and 3 या 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ टाइम स्टैम्प्ड सीरीज ऑफ इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा दैट इज मैनेज्ड बाय क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स नॉट ओन्ड बाय अ सिंगल एंटिटी। सेकेंड इज ब्लॉकचेन नेटवर्क हैज नो सेंट्रल अथॉरिटी। थर्ड इज इट कैरीज नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 1 and 2, 1 and 3, 3 ओनली, या 1 2 and 3। तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन। आंसर करने की कोशिश करिए। मैं आंसर आपको बता ज़रूर देता हूँ एक करके, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि आपने कितने सही किए थे। पहला सवाल जैसे मैंने पूछा कि लाइम यूज़ किया जाता है तो क्यों यूज़ किया जाता है। देखो इसमें पहला स्टेटमेंट ठीक रहता है। लाइम का यूज़ किया जाता है पीएच को बढ़ाने के लिए, ना कि डिक्रीज करने के लिए। सो लाइम एक्चुअली इंक्रीजेज द पीएच ऑफ द सॉइल, नॉट डिक्रीजेज इट। देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। जैसे ही फर्स्ट रॉन्ग होता है तो आंसर बचता है 2 3 and 4 या 2 ओनली। तो ये ऑब्वियस सी बात है, सेकंड थर्ड तीनों ही सही हैं, तो 2 3 and 4 विल बी द आंसर। ए विल बी द आंसर फॉर दिस। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ऑस्मोसिस इज अ ड्राइविंग फोर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस। तो देखो इसका ये आंसर थोड़ा कठिन होता है आपके लिए, क्योंकि ये फैंसी क्वेश्चंस में आते हैं। फैंसी क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया है। प्रीलिम्स से कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो देख के आपको करने का बहुत मन करेगा, लेकिन अगर वो तभी आपसे बनेंगे जब आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता हो। जैसे ये बिल्कुल फैक्चुअल है, तो ऑस्मोसिस द ड्राइविंग फोर्स इन कॉलेरा, है ना, याद रखिएगा इसका आंसर होता है बी कॉलेरा। तो जब अगर आपका नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। ये आपको एक सीख लेनी चाहिए कि ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। कल मैंने टेलीग्राम में जैसे क्वेश्चन पूछा था, ऑपरेशन ट्विस्ट का एक क्वेश्चन मैंने पूछा था टेलीग्राम ग्रुप में। बहुत सारे लोगों को उसका आंसर नहीं पता था। 30-40% लोगों ने उसका आंसर गलत किया है। मतलब कि ऑपरेशन ट्विस्ट देखने में मैंने जो ऑप्शंस दिए थे वो कुछ और लग रहा था, लेकिन है वो कुछ और, बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है। अच्छा, आप लोग से ये भी है कि अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है या हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिससे काफ़ी चीज़ें हम डालते रहते हैं ऑलरेडी, और बच्चे भी अपने आप में काफ़ी चीज़ें डालते रहते हैं, तो उसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में है, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का तो तीनों ही सही है ना। ये सारी चीज़ें करने का इसका एम है। तो ऑब्वियस बात है, स्टडी द लाइट ऑफ द फर्स्ट गैलेक्सीज एंड स्टार्स, ये भी सही है। स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लेनेटरी सिस्टम्स भी सही है, एंड प्लेनेटरी सिस्टम्स एंड ओरिजिन्स ऑफ लाइफ भी सही है। तो 1 2 and 3 विल बी द आंसर। एंड ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग भी तीनों स्टेटमेंट से। देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वो यही है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर है ना। इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, मतलब कि कहीं एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है इसकी, और ये डिसेंट्रलाइज अलग अलग जगहों पे इसके जो वो है रिकॉर्ड्स हैं वो अलग अलग पैकेट्स के रूप में है।
और इसका रिकॉर्ड ऐसे चेंज भी नहीं किया जा सकता, मतलब एक पैकेट दूसरे पैकेट पर चूंकि डिपेंडेंट है इसलिए आप इसकी किसी एक पैकेट की इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ द यूटिलिटी ऑफ दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के सिक्योर बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सेल्फ सिक्योर है, ये डिसेंट्रलाइज लेजर है, एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, ऑब्वियस सी बात है ये एनोनिमिटी भी प्रोवाइड करता है, और क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड है तो किसी को पता ही नहीं कि कहाँ से मॉडरेट कहाँ से ये हो रहा है, तो डिसेंट्रलाइज्ड है इस कारण से एनोनिमस है, इसी कारण से ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बिल्कुल नहीं लगती, इसमें बहुत कम लगती है, बिल्कुल ना के बराबर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, तो दीज आर द एडवांटेजेस। आज का मेंस क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, व्हाट इज द मेंस क्वेश्चन टुडे। तो आज का मेंस क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस विद द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट इन द करंट टाइम्स। करंट टाइम्स में पार्लियामेंट की वर्किंग से अटैच्ड क्या क्या चैलेंजेस हैं आपको बताने हैं, और आपको ये भी बताना है कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है विद द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट की वर्किंग में अगर आपको कोई कमी दिखती है तो कौन सी कमी है जो आपको दिख रही है पार्लियामेंट की वर्किंग में, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस विद द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट इन द करंट times and how these problems can be resolved। तो प्लीज डू आंसर दिस एज वेल, आप ये भी आंसर करने की कोशिश करिएगा। आगे मूव करते हैं, न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है आज लेजेंडरी सिंगर कंपोजर बप्पी लहरी की जो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई थी, उनकी डेथ हुई थी एक डिसीज के कारण, जिसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपोनिया या OSA जिसको बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपोनिया। तो थोड़ा सा उसके बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि चूँकि बहुत बड़ी हस्ती हैं बप्पी लहरी जी भी काफ़ी बड़ी हस्ती हैं, तो इस कारण से ये थोड़ा पता होना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपोनिया क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपोनिया इज अ डिसऑर्डर इन विच पर्सन्स ब्रीदिंग स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स रिपीटेडली इन देयर स्लीप, है ना, स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स रिपीटेडली इन देयर स्लीप। तो मतलब सोते समय जब स्लीप में आपकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए और स्टार्ट हो जाए, अलग अलग रिपीटेडली ये सब चीज़ें होते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपोनिया। दिस अकर्स व्हेन मसल्स इन द थ्रोट एंड अपर एयरवे रिलैक्स इंटरमिटेंटली ड्यूरिंग स्लीप एंड ब्लॉक द एयरवे। तो इसमें होता क्या है कि जब आपके थ्रोट की और अपर एयरवे की जो मसल्स हैं जब वो रिलैक्स हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, दे स्टार्ट ब्लॉकिंग द एयरवे, इट स्टार्ट्स blocking the airway, and that is the reason why obstructive sleep apnea happens. And the most common symptom of OSA are snoring, gasping for breath, abruptly waking up, gasping or choking, having a dry mouth or sore throat, inability to concentrate during the daytime among others। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपोनिया के सिम्टम्स हैं, ये आपको याद रखना है। तो जैसे इससे बचने के लिए आपको कहना थोड़ा बॉडी वेट का कम करनी है, ओबेसिटी को कम कर रखिए, है ना, डिप्रेशन या इन सब का शिकार ना होइए, क्योंकि इन सब में स्नोरिंग और ये सब तभी होती है, और ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण है। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस किया करिए, है ना, हेल्दी रहिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए, है ना, दिस इज द थिंग। सेकेंड है इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान आर शेड्यूल्ड टू पार्टिसिपेट इन अ बायलेटरल एक्सरसाइज नेम्ड ईस्टर्न ब्रिज 6। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम की एक्सरसाइज, जो कि किसके बीच में हो रही है, इंडिया और ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम की एक्सरसाइज हो रही है। तो इसको लिख लो, क्योंकि यूपीएससी से नए नए पूछता रहता है ना, कभी किसी और का पूछ लेगा, कभी किसी और का, ये भी पूछ सकता है। तो इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम की एक्सरसाइज हो रही है। इसके अलावा इंडिया ओमान के बीच में ये जो एक्सरसाइज है ईस्टर्न ब्रिज 6, ये 2009 से हो रही है। फर्स्ट एडिशन इसका 2009 में हुआ था, एंड दिस इज द 6th एडिशन ऑफ दैट, एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू एनहांस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द टू एयर फोर्सेस। ऑब्वियस बात है, इसका इन एक्सरसाइजेस का काम क्या है कि ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए और इंटरऑपरेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है नशीम अल बहर एक्सरसाइज है, जो कि बायलैटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ओमान ओनली। एंड अल नागाह जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया ओमान के बीच में होती है। तो अल नागाह मिलिट्री हो गई, नशीम अल बहर आपकी नेवी वाली एक्सरसाइज हो गई, और अब ये जो ईस्टर्न ब्रिज है ये आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। अब रशिया ने कहा है कि इंडिया का जो स्टैंड है यूक्रेनियन मैटर में काफ़ी बैलेंस्ड और इंडिपेंडेंट स्टैंड है। तो अब ये क्या हुआ एक्चुअली, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई जिसमें बोलने के लिए बोला गया, तो हमारे जो TS तिरुमूर्ति जी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने मतलब कि
रशिया के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाया, रशिया के ऊपर कुछ ऐसा कहा नहीं। ओवरऑल बस उन्होंने बात की कि भैया ये सिचुएशन थोड़ा कंसर्न वाली सिचुएशन है और पीस इस्टेब्लिश होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये इतना तो बोलेगा ही, कोई भी कंट्री बोलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं गए और वी रिमेन शॉर्ट ऑफ मतलब सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट रशिया। तो वो काफ़ी अच्छा डिसीजन था हमारा, हाँ, डिप्लोमेटिकली काफ़ी अच्छा डिसीजन था कि हमने वहाँ कुछ नहीं किया। तो ये इससे काफ़ी खुश है, रशिया भी काफ़ी खुश है, 3-4 बार तारीफ भी की हमारी कि भैया बहुत अच्छा स्टैंड था, इंडिपेंडेंट स्टैंड था। इंडिपेंडेंट क्यों कह रहे थे वो लोग कि ऑब्वियस सी बात है यूएस डोमिनेटेड स्टैंड नहीं था, क्योंकि अदरवाइज हम यूएस अगर डोमिनेटेड होंगे तो हम अपोज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं था। इसलिए रशिया ने यह भी कहा कि S-400 की जो डिलीवरी है वो बिल्कुल टाइम पे होगी, और यूएस के जो सैंक्शंस लग रहे हैं यूक्रेन के कारण, ये किसी भी और दूसरे देश के कारण, तो उससे रशिया कोई फर्क नहीं पड़ता, रशिया विल डू द डिलीवरी ऑन टाइम, है ना। तो ये उनका कहना है, तो आई होप दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं क्योंकि पीछे आजकल ज़्यादा द हिंदू इंपॉर्टेंट दे रहा है। द लॉन्ग वेट फॉर एम्पावर्ड मेयर्स। अब सबसे बहुत ही प्यारा इशू है ये जो मेयर वाला इशू है ना, बहुत ही प्यारा, बहुत पहले से उठ रहा इशू है। अब आप लोग को पता है कि मेयर कैसे इलेक्ट होते हैं? डू यू एनी वन ऑफ यू नो हाउ अ मेयर इज इलेक्टेड? मतलब कि पहले तो आप बताओ कि डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? सबसे पहली बात तो ये सवाल है ना। तो मैं आपके छोटे छोटे डाउट जो है वो क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो मेयर जो इंडिया में इलेक्ट होता है मोस्टली वो नॉन इनडायरेक्ट मेथड से इलेक्ट होता है, नॉन डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड नहीं है। अब इनडायरेक्ट मेथड कैसे? जो वार्ड काउंसिलर्स होते हैं ना वो इलेक्ट करते हैं मेयर को। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है पूरी प्रोसेस को। एट प्रेजेंट द मेयर्स आर इलेक्टेड बाय काउंसिलर्स who themselves are elected by urban voters। तो अर्बन वोटर्स जो हैं वो इलेक्ट करते हैं सिटी काउंसिलर्स को, है ना, जो काउंसिलर्स होते हैं, है ना, और वो फिर इलेक्ट करते हैं मेयर्स को, ठीक है ना, वो मेयर को इलेक्ट करते हैं। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। वैसे तो म्यूनिसिपल बॉडी की काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हेड के रूप में मेयर होता है, बट एक्चुअली ये टाइटुलर पोजीशन है। इंडिया में ये टाइटुलर पोजीशन है विद द गवर्नमेंट अपॉइंटेड म्यूनिसिपल कमिश्नर्स होल्डिंग एग्जीक्यूटिव पावर। क्योंकि फिर मतलब ये टाइटुलर पोजीशन क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट अपॉइंटेड म्यूनिसिपल कमिश्नर्स होते हैं, गवर्नमेंट फिर म्यूनिसिपल कमिश्नर्स का अपॉइंट करता है और उनको मेजर एग्जीक्यूटिव पावर्स रहती हैं, है ना। तो दिस लीव्स मेयर विद वेरी लिटिल अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस फॉर द अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग एंड ऑपरेशन। तो मेयर के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी रहती नहीं है फिर, है ना। तो मेयर बेसिकली क्या कहना चाहिए, फिर टाइटुलर पोजीशन ही रह जाती है, टाइटल रह जाता है ना। और जो म्यूनिसिपल कमिश्नर्स गवर्नमेंट सेलेक्ट करके लाती है, गवर्नमेंट बनाती है, वो फिर ज़्यादा उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर रहती है। तो अब काफ़ी डिमांड चल रही है, बहुत टाइम से डिमांड चल रही है कि भैया इंडिया में जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर्स को लाया जाए, डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर्स को लाया जाए। क्यों डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर्स को लाया जाए? तो सबसे पहला रीज़न जो दिया जाता है ये है, अ डायरेक्ट मैंडेट फ्रॉम द अर्बन रेसिडेंट्स एड टू द लेजिटिमेसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मेयर्स ऑफिस। सबसे पहले अगर डायरेक्टली इलेक्टेड रहेगा मेयर, तो उसकी जो ऑफिस रहेगा उसको एक लेजिटिमेसी मिलेगी और अकाउंटेबिलिटी रहेगी उसके ऊपर, ठीक है ना। जो पावर टसल चल रहा है मेयर का और कमिश्नर का, मतलब म्यूनिसिपल कमिश्नर का और मेयर का जो पावर टसल चलता है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, उनको एक फिक्स्ड टेन्योर देना चाहिए, मतलब कि कम से कम 5 साल का, 4 साल का, 3 साल, जो भी करो, लेकिन फिक्स टेन्योर दो, एटलीस्ट उनको फिक्स टेन्योर दो, ताकि ग्रेटर कंटिन्यूटी प्रोवाइड हो सके, है ना। और वो अच्छे से अपना काम समझ, अब अब्रप्टली अगर वो नहीं रहेगा, सपोज काम कर रहा है, अब वो 6 महीने काम किया फिर हट गया, है ना, कोई दिक्कत। तो ये सब चीज़ें जो रहती है इससे कि वो कंटिन्यूटी ब्रेक होती है और व्यक्ति जब तक प्लेस को समझ पाता है तब तक तो वो हट जाता है वहाँ से, है ना। तो ये एक चीज़ है। फिर इसके अलावा इन्होंने कहा कि अभी जब मॉडल है उसमें क्या है कि काउंसिलर्स आर इलेक्टिंग, मतलब कि काउंसिल इलेक्शंस होते हैं वार्ड लेवल पे, एंड बेस्ड ऑन हाइपर लोकल इशू। वार्ड के जो इलेक्शन है वो तो लोकल इशू, बिल्कुल हाइपर लोकल इशूज़ हैं, है ना। लेकिन वो वार्ड के जो इश्यूज़ हैं वो सिटी के इशू से मैच ना करें, तो मतलब किसी एक वार्ड में बाकी सारी फैसिलिटीज़ है, कोई एक फैसिलिटी नहीं है, लेकिन दूसरे वार्ड में दूसरी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो क्या होता है, वार्ड के जो इलेक्शंस हैं वो हाइपर लोकल कहलाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लोकल हैं वो, है ना। और हो सकता है कि वो सिटी के इशूज़ से भी मैच ना करें। तो अगर डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर रहेगा तो वो ये इंश्योर करेगा कि वो सारी सिटी का देख रेख करे, ना केवल सर्टेन कि सिर्फ किसी बड़े बड़े वार्ड्स का या इनका देखता रहे, ना। तो ऐसा नहीं होगा, वो कम से कम पूरी सिटी का सिटी को देखेगा, है ना। तो बेसिकली दैट इज द थिंग। इसलिए सजेशन ये दिया जाता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए, मेयर्स का भी और काउंसिलर्स का भी एक साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए। एंड यही है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और ग्रेटर एफिशिएंसी को लाएगा अर्बन गवर्नेंस में। तो अगर अर्बन गवर्नेंस में ग्रेटर एफिशिएंसी और अगर आपको चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर्स को आप लाइए, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है वैसे ये, और मैंने पूरी जो चीज़ आपको
बताई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही सारा इशूज़ है जो डिस्कस किया गया है ना। और इकोनॉमिक सर्वे ने भी यही नोट किया था कि भैया डायरेक्टली रिलेटेड मेयर्स है नहीं हमारे इंडिया में, है ना। और इसी कारण से जो बहुत सारी चीज़ें हैं मिस होती हैं कि लीडरशिप नहीं दिखती है सिटी लेवल पे, एंड कैपेसिटी की कमी दिखती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल कमी दिखती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, है ना। तो क्या होता है, कई चीफ मिनिस्टर्स भी नहीं चाहते हैं कि मेयर्स पावरफुल बने। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे एक्चुअली, मेनी चीफ मिनिस्टर्स सी मेयर्स एज अ पोटेंशियल थ्रेट। उनको लगता है कि ये थ्रेट है ना। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर्स भी नहीं चाहते कि मेयर पावरफुल बने ना, इसलिए वो उनकी पावर हमेशा घटा करके रखते हैं। बट अब ऐसा सिस्टम चाहिए कि उस पुराने सिस्टम को रिप्लेस करे और मेयर्स को बिल्कुल डायरेक्टली इलेक्टेड पावर मिले। नासा प्लान्स टू डीकमीशन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको याद रखिएगा। नासा ने प्लान किया कि भैया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अब डीकमीशन किया जाएगा। अब ये डीकमीशन कब किया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये डीकमीशन किया जाएगा 2031 में, 2031 में डीकमीशन किया जाएगा। 2031 में इसको डीकमीशन करने का सोचा है नासा ने, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखिए कि अभी केवल यूएसए तो है नहीं जो डिसाइड करता है, नासा का यूएसए डिसाइड कर लेगा। एक्चुअली जब ये लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये लॉन्च हुआ था 1998 में, 1998 में ये लॉन्च हुआ था। और तब इसको अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिल करके, ये मतलब कि यूएस भी है इसमें रशिया भी है, इसमें जापान भी है, इसमें कनाडा भी है, इसमें यूरोप भी है। याद रखिए कौन कौन सी हैं, यूएस है, रशिया है, जापान है, कनाडा है, यूरोप है। इनको पहले तो याद कर लो, है ना, रट लो इन कंट्रीज़ का नाम कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कौन कौन है। तो रशिया और यूएसए एक साथ है ना, और यूरोप, कनाडा और जापान भी है, चाइना नहीं है, चाइना नहीं दिख रहा है ना। फिर अब देखो क्या हुआ था, 1998 में ये गया था। अब जब से गया है तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज सर्व्ड एज लेबोरेटरी सस्पेंडेड इन द स्पेस। अब ये कहाँ पर है, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में, लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है। लोअर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं इसको, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट पे ये लोकेटेड है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। रोनाल्ड रीगन के टाइम पे इसकी स्टार्ट हुई थी, इसको भेजने का काम, मतलब भेजने की शुरुआत जिसके बारे में सोचा गया था ना, ओरिजिनेटेड आइडिया, वो रोनाल्ड रीगन के टाइम में होता। वैसे तो 1998 में रोनाल्ड रीगन नहीं थे, लेकिन 1984 के टाइम पे रोनाल्ड रीगन थे। अगर आप देखेंगे तो 1984 वाले टाइम में रोनाल्ड रीगन ही थे। तो आई थिंक 1981 से 89 तक के टाइम पीरियड में था रोनाल्ड रीगन थे, दो टर्म के थे प्रेसिडेंट के। तो 1984 के टाइम पे रोनाल्ड रीगन ही थे, तो उस समय इनकी बात शुरू हो गई थी। अब देखो डीकमीशन करने का नासा ने सोचा है, क्यों सोचा है। देखो डीकमीशन का इसलिए सोचा है क्योंकि ओरिजिनली जब आईएसएस बना था तो इसको प्लान ये किया गया था कि भैया ये 15 सालों तक चलेगा, लेकिन ऑलरेडी 21 साल इसके हो गए हैं, 99 है ना ऑलरेडी, मतलब कि इट इज़ एक्टिव फॉर 21 ईयर्स विद प्लान्स टू कंटिन्यू ऑपरेशनल टिल 2030। अब अभी भी प्लान है कि 2030 तक ये कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका है ऑलरेडी, और उसके बाद भी अभी और चलना है इसको, है ना, इसको और चलना है अभी 2030 तक इसको और चलाना है। तो इसके और दूसरी चीज़ कि आईएसएस जो है वो 16 रोटेशंस अर्थ के करता है पर डे, 16 रोटेशंस अर्थ के करता है पर डे, जिसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस होते हैं इसमें, मतलब कि एक साइड में इसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है और एक साइड में -157 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा वेरिएशन है एक्सट्रीम टेम्परेचर का। तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, दोनों एक ही साथ हो रहा है ना। तो ये बेसिकली इशू है। एंड इस कारण से क्या होता है, जो इक्विपमेंट्स है उनकी भी लॉन्जेविटी का सवाल रहता है, और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और रेडिएटर्स मॉड्यूल जो दूसरे मतलब कि मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लगे हुए चीज़ें, वो भी ख़राब हो सकती है, डिग्रेड होती है ना टाइम के साथ साथ। तो बेसिकली सारे इशूज़ जो हैं ऑलरेडी चल रहे हैं। इस कारण से नासा ने कहा कि भैया इसके लाइफ टाइम भी हो रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। अब इसका डेब्री कहाँ जाएगा। अब देखो इसका डेब्री ऊपर नहीं जा सकता। सबसे पहली बात, ऊपर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये आईएसएस कोई बहुत छोटी चीज़ तो है नहीं, एक स्टेडियम के बराबर है और वेट बहुत ज़्यादा है इसको, और लोअर अर्थ ऑर्बिट में बहुत नीचे है अभी, तो इसको मतलब ऊपर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगी, जो कि अभी पॉसिबल है नहीं। इसलिए इसका पूरा डेब्री जो है ओशियन में डालने का सोच रहे हैं। ओशियन में कहाँ ये डालने का सोच रहे हैं, ओशियन में ये सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, वहाँ डालने का सोच रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, वो डीपेस्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नीमो ओवर द साउथ पैसिफिक ओशन अनइनहैबिटेड एरिया। ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट नीमो ओवर द साउथ पैसिफिक ओशन अनइनहैबिटेड एरिया, साउथ पैसिफिक ओशन अनइनहैबिटेड एरिया, पॉइंट नीमो। आप ये पॉइंट याद रखेगा, पॉइंट नीमो। कहाँ, स्पोवा बोलते हैं इसको, स्पोवा, है ना, क्या बोलते हैं, स्पोवा। स्पोवा क्या है, साउथ पैसिफिक ओशियन
अनइनहेबिटेड एरिया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है स्पोआ, यहाँ पे साउथ पैसिफिक ओशन में अनइनहेबिटेड एरिया, पॉइंट नीमो, वहाँ पर इसको डेब्री का है ना। और इनका ये भी कहना है कि नासा क्लेम्स दैट द डेब्री ऑफ द आइसेस दैट सर्वाइव्स द री एंट्री विल सेटल इन द ओशन फ्लोर एंड विल नॉट कॉज एनी सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। मतलब उनका कहना है कि ये कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा और उसको ये सेटल हो जाएगा ओशन बॉटम पे, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। देखो यहाँ पे लिखा भी है आईएसएस को लॉन्च 1998 में किया गया था और अभी 2031 तक उसको चलाने का और चलेगा प्रावधान। और यूएस के साथ साथ रशिया, जापान, कनाडा, यूरोप इनके साथ था। ये लो अर्थ ऑर्बिट में है, लगभग 400 किलोमीटर के आसपास ये है, 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे। तो आप ये याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, है ना, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अगला आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग द ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022। ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अभी मीटी ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, एक पॉलिसी रिलीज़ की जिसका नाम है ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी। नाम से ही क्लियर है, डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़, मतलब कि डेटा की एक्सेसिबिलिटी यानी डेटा का एक्सेस करना एंड इसको यूज़ करने की पॉलिसी है। लेकिन ड्राफ्ट पॉलिसी है क्योंकि फाइनल फॉर्म में आई नहीं है, तो ड्राफ्ट पॉलिसी है। अब इस पॉलिसी के अंदर क्या होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। मैं अगर देखो, सबसे सिंपल सी बात है कि क्या हुआ, इन्होंने ये सोचा कि जो प्राइवेट, अब मैं थोड़ा इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ आपको कैसे वर्क करेगा। देखो, दो सेक्टर्स हैं, आपको पता है गवर्नमेंट के पास दो सेक्टर्स हैं। एक सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर है। एक प्राइवेट सेक्टर है, एक पब्लिक सेक्टर है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। अब इनका ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर सकता है लेकिन उसके पास डेटा नहीं है ना। प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर सकता है उसके पास, लेकिन डेटा नहीं है। अब कोई एक इंडिविजुअल है या सपोज इंडियन पॉपुलेशन है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारा डेटा है, जो एक तो इसका बहुत प्राइवेट डेटा है जो कि सबके हाथ में नहीं आना चाहिए, और एक ऐसा डेटा है जो अगर सबके पास चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। तो उन्होंने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इस जो पॉपुलेशन है या जो इंडियन सिटीजन्स हैं, उनका ऐसा डेटा जो कि उनकी प्राइवेसी को हार्म ना करे या जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड या प्राइवेट डेटा ना हो, वो डेटा हम प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं और उन डेटा के बदले हम उनसे पैसा ले सकते हैं। मतलब कि एक तरह से कमर्शियलाइजिंग द डेटा, कमर्शियलाइजिंग द डेटा, इसका जो बेसिक फीचर है वो लाइसेंसिंग एंड कमर्शियलाइजिंग द डेटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है ना, दिस इज एक्चुअली द लाइसेंसिंग एंड सेल ऑफ पब्लिक डेटा बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। लाइसेंसिंग एंड सेल ऑफ पब्लिक डेटा बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। कुल मिलाकर के जो पब्लिक डेटा है उसको लाइसेंस करना एंड उसका सेल करना बाय द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, दिस इज द एम ऑफ दिस पॉलिसी, ठीक है ना। अब ये कैसे अचीव किया जाएगा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हाउ विल इट विल बी अचीव्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द डेटा इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड, जनरेटेड, कलेक्टेड एंड अचीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना डेटा कलेक्ट, जनरेट या वो किया है, क्रिएट किया है, उसके ऊपर ये लागू है। इट विल अलाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स टू अडॉप्ट इट्स प्रोविजंस। अब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये अलाउ करेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपने प्रोविजंस लेकर के आए। इसका ऑपरेशनलाइजेशन कैसे होगा, बेसिकली एक इंडिया डेटा ऑफिस बनाया जाएगा, आईडीओ जिसको बोलते हैं, इंडियन डेटा ऑफिस, इसको लिख लो आप लोग, इंडिया डेटा ऑफिस बनाया जाएगा, आईडीओ बनाया जाएगा, वो मीटी के अंदर रहेगा। अब ये ओवरऑल मैनेजमेंट करेगा, ये ओवरऑल मैनेजमेंट करेगा, और जो बाकी गवर्नमेंट एंटिटी है उनका एक चीफ डेटा ऑफिसर रहेगा, ठीक है ना। बाकी जो एंटिटीज उनका एक चीफ डेटा ऑफिसर रहेगा। तो एक आईडीओ यानी कि इंडियन डेटा ऑफिस रहेगा, जो मेन बॉडी है, जो ओवरऑल रेगुलेटरी मैनेजमेंट की बॉडी है, और हर जो गवर्नमेंट एंटिटी है बाकी उनके पास एक चीफ डेटा ऑफिसर रहेगा, है ना। इसके अलावा इंडियन डेटा काउंसिल रहेगा, ये एक इंडियन डेटा काउंसिल बनाई जाएगी। इट विल बी अ कंसल्टेटिव बॉडी फॉर टास्क दैट इंक्लूड्स फाइनलाइजिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स को फाइनलाइज करने के लिए एक इंडियन डेटा काउंसिल बनाया जाएगा। तो तीन बॉडीज का नाम मैंने आपको बताया, इंडियन डेटा ऑफिस जो मेन मीटी के अंदर रहेगा और सबके ऊपर मैनेजमेंट करेगा। फिर हर जो गवर्नमेंट एंटिटी है बाकी उनके पास एक चीफ डेटा ऑफिसर रहेगा, और इसके अलावा एक बॉडी बनाई जाएगी इंडियन डेटा काउंसिल की, जो कि कंसल्टेटिव बॉडी के रूप में रहेगा, विच विल बी डूइंग द टास्क ऑफ फाइनलाइजिंग द स्टैंडर्ड्स, ठीक है, स्टैंडर्ड्स को फाइनलाइज करने का टास्क रहेगा। इसके अलावा इट इज नॉट इंडिकेटेड वेदर द इंडियन डेटा काउंसिल विल हैव नॉन गवर्नमेंट
गवर्नमेंटल पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडस्ट्री सिविल सोसाइटी। अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है उसके थ्रू, पॉलिसी के थ्रू, कि इंडियन डेटा काउंसिल में जो मेंबर्स रहेंगे वो नॉन गवर्नमेंटल पार्टिसिपेशन से या सिविल सोसाइटी या टेक्नोलॉजिस्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो चीज़ अभी क्लियर नहीं है। अब यहाँ पर देखो बेसिकली बात वही है कि जो डेटा शेयर करने का नहीं है वो नहीं किया जाएगा, लेकिन जो पब्लिक डेटा जा सकता है पब्लिक डोमेन में वो सारा लाइसेंसिंग के और कॉमर्शलाइजिंग के माध्यम से प्राइवेट एंटिटीज़ को दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे इशूज़ हैं जो कि आ रहे हैं। इशूज़ कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो इशू है ऑब्वियस से ज़्यादा प्राइवेसी का इशू है। मुझे तो नहीं लगता कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ बची है, जिस तरीके से सर्वेलेंस और जिस तरीके से डेटा को सेल और ये कमर्शलाइज करने की बात चल रही है, तो प्राइवेसी का सबसे बड़ा इशू है। दूसरा इशू ये कि अभी ये नहीं क्लियर है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास क्या पावर रहेगी स्टेट, तो एक तरीके से जो फेडरलिज्म का इशू है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है कि ऐसा ना हो कि लास्ट में ये चीज़ पूरी सेंट्रली करता जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो एक फेडरलिज्म का भी इशू काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तीसरा जो है प्रोपोर्शनैलिटी, जो के.एस. पुट्टास्वामी केस था उसमें ये कहा गया था कि भैया प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए, मतलब जो आप काम कर रहे हो, जो सर्विलांस कर रहे हो वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए कि आपका एम क्या है, तो वो चीज़ भी पूरा नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। और चौथा जो चीज़ है वो ये है कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये 360 डिग्री सर्विलेंस शुरू हो जाए, 360 डिग्री सर्विलेंस शुरू हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि सारे जो एंटिटीज़ हैं वो डेटा शेयर कर रहे हैं और ऐसे में तो 360 डिग्री सर्विलेंस भी किया जा सकता है किसी व्यक्ति का, और आप तो जानते नहीं कौन सा डेटा जा रहा है कौन सा नहीं जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो। और सिक्योरिटी का क्या है, और इंडिया में भी डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है फ्यूचर में। तो ये सारे इशूज़ हैं जो कि इससे एसोसिएटेड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं दिख रही है। इन्फ्लेशन का तो आपको पता ही है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होता है कि इन्फ्लेशन को अगर कम करना है, मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन कम करना है तो मार्केट से मनी सप्लाई हटा लो। अब मार्केट से मनी सप्लाई आप कैसे हटा सकते हो? दो तरीके से। एक तो अगर आप जो पॉलिसी रेट है आपके, जो बैंक रेट है, वो आप ये इंक्रीज़ कर दो, इंटरेस्ट रेट, मतलब कि लोन लेने वाला रेट अगर आप बढ़ा देंगे, है ना, CRR SLR अगर आप बढ़ा देंगे, इन सभी माध्यमों से आप रोक सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो खरीद फरोख्त होती है उसमें आप आरबीआई क्या करे, अगर क्या करे कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगा, अगर मतलब सिक्योरिटी बेच सके वो पैसा ले लेगा, है ना, तो इन्फ्लेशन से लड़ते हैं। तो मतलब आरबीआई क्या करे, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर दे, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन में जाकर के गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर दे, तो मनी सप्लाई को मार्केट से हटा सकता है वो। तो ये भी एक तरीका है इन्फ्लेशन से लड़ने का। लेकिन अभी जो आरबीआई का स्टैंस है वो अकोमोडेटिव स्टैंस है। अकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब क्या होता है? अकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब होता है कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आप अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे हो, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा नहीं रहे हो, इंक्रीज नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं इंक्रीज कर रहे हो? क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रखना पड़ेगा ताकि लोग लोन ले सके, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम रहे, लोगों के पास कंजम्पशन रहे, है ना। इस कारण से आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये अकोमोडेटिव स्टैंस कहलाता है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली न्यूज़ है वो है 9000 ईयर ओल्ड श्राइन फाउंड इन जॉर्डन। जॉर्डन में 9000 साल पुरानी श्राइन मिली है जो कि नियोलिथिक कल्चर को बताती है। नियोलिथिक कल्चर जो जॉर्डन का है वहाँ का वो श्राइन मिला है, इंपॉर्टेंट है, जॉर्डेनियन और आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा है। एंड ये जो जगह मिला है वहाँ पे डेजर्ट काइट्स नाम की जगह है, वहाँ पे लार्ज स्ट्रक्चर्स नोन एज डेजर्ट काइट्स। तो डेजर्ट काइट्स या मास ट्रैप्स वहाँ पर हैं, वहीं पर ये रिचुअल स्थल जो मिला है, रिचुअल कॉम्प्लेक्स मिला है जॉर्डन का, है ना। नियोलिथिक की बात चल रही तो भैया हमारे इंडिया की भी बहुत सारी नियोलिथिक साइट्स हैं, मैं उनके बारे में आपको बता दूँ। दो बहुत इंपॉर्टेंट नियोलिथिक जो सेटलमेंट्स हैं इंडिया के, वो लिख लीजिए आप लोग। मेहरगढ़ है जो आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में लोकेटेड है इस समय, है ना, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में आपका मेहरगढ़ लोकेटेड है। बुर्ज़होम जो कश्मीर में है, बुर्ज़होम कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है। गुफक्राल ऑल्सो इन कश्मीर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। चिरांड इन बिहार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एंड उतनूर इन आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, कौन कौन सी जगह है? मेहरगढ़ इन बलूचिस्तान पाकिस्तान, बुर्ज़होम इन कश्मीर, गुफक्राल इन कश्मीर एंड चिरांड इन बिहार एंड उतनूर इन आंध्र प्रदेश। ये चिरांड का क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, यूपीएससी ने ऑलरेडी मैप में पूछा था आपसे कि ये कहाँ पे लोकेटेड है ऑल, तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये लोकेशंस तो जरूर याद रखना, नियोलिथिक साइट्स की लोकेशन है। और सबसे जो ओल्डेस्ट नियोलिथिक सेटलमेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, वो मेहरगढ़ है, विच इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान, विच इज अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ब्रैकेट में इंडिया लिख दो, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान भी तो इंडिया का ही कहना चाहिए पार्ट है ना। तो मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट है। आप लोग को क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। मेरे हिसाब से पूरा पाकिस्तान ही इंडिया का पार्ट होना चाहिए। इनफैक्ट पूरा अफगानिस्तान, पूरा पाकिस्तान और चाइना का भी थोड़ा
सा हिस्सा इंडिया का होना चाहिए ना। अखंड भारत वाला कंसेप्ट आपको पता है कि नहीं पता है? तो अखंड भारत का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता तो एक बार पढ़ के देखिएगा, अच्छा कंसेप्ट है। तो ये पूरा हमारा ही पार्ट है और यही मानो यार, अपन तो यही मानेंगे, मानने में क्या जाता है, मानने का टैक्स थोड़ी लगता है। आगे मूव करते हैं। मिलन टू बी हेल्ड इन विजाग फ्रॉम फेब 25। तो यहाँ पे मिलन एक्सरसाइज आपको पता होना चाहिए। मिलन एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया में होल्ड की जाएगी, नेवल एक्सरसाइज है। एंड वॉरशिप्स फ्रॉम नियरली 15 कंट्रीज विल बी ज्वाइनिंग दिस, है ना। और अभी यूक्रेनियन रशियन थोड़ा एस्केलेशन ज़रूर चल रहा है, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज की जाएगी, मिलन एक्सरसाइज होगी, है ना। इस बार का जो थीम है वो है कॉमराडरी, कोहेजन एंड कोलैबोरेशन, कॉमराडरी, कोहेजन एंड कोलैबोरेशन, दिस इज द थीम। एंड इसका प्रोजेक्ट का एम यही है कि इट इज़ फॉर बिकमिंग अ रिस्पॉन्सिबल, इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर टू द वर्ल्ड एट लार्ज, है ना। इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम पावर टू द वर्ल्ड एट लार्ज, सो दैट इज द बेसिक एम। तेजस टू टेक पार्ट इन कोबरा वॉरियर इन यूके। अब एक एक्सरसाइज और है जिसका नाम आप लोग लिख लीजिए, कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज, विच विल बी हेल्ड एट वेडिंगटन यूके। वेडिंगटन यूके में ये एक्सरसाइज होगी कोबरा वॉरियर नाम की, जिसमें LC यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हमारा पार्टिसिपेट करेगा, है ना। एंड इस एक्सरसाइज में बेल्जियम, सऊदी अरेबिया, स्वीडन, US के ऑफिशियल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो दिस एक्सरसाइज शेड्यूल्ड फ्रॉम March 6 to March 27। और तेजस जो है दे विल फ्लाई टू द यूके, 5 तेजस एयरक्राफ्ट विल बी फ्लाइंग टू द यूके। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, है ना, कोबरा वॉरियर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। कैन मूव अहेड विद मी। नोट मैन्युफैक्चरर्स हेडक्वार्टर नाउ प्रोहिबिटेड प्लेस। तो यहाँ पे दिल्ली हेडक्वार्टर ऑफ इंडियाज करेंसी एंड बैंक नोट मैन्युफैक्चरर विच प्रिंटेड द न्यू सीरीज ऑफ नोट्स 2500 डिनोमिनेशन इन 2016 हैज बीन डिक्लेयर्ड अ प्रोहिबिटेड प्लेस। तो गवर्नमेंट क्या है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंतर्गत, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंतर्गत किसी भी प्लेस को प्रोहिबिटेड प्लेस यानी कि वहां पे किसी व्यक्ति का, अननोन व्यक्ति का जाना मना हो जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंतर्गत ये पावर है। एंड जो दिल्ली हेडक्वार्टर्स हैं इंडियाज करेंसी एंड बैंक नोट मैन्युफैक्चरर के, जिसने कि 2016 में 500 और 2000 के नोट छापे थे, तो उसको एक प्रोहिबिटेड प्लेस के रूप में डिक्लेयर किया जा चुका है। सो दैट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ प्रोहिबिटेड प्लेस। तो ये आपको याद रखना है। इसमें एड्रेस भी लिख दिया उन्होंने, मतलब पता नहीं क्या द हिंदू और जो भी मीडिया है उसको पता नहीं क्या समझ में आता है। अब देखो एकदम लोकेशन डाल के बैठे हैं कि 16th फ्लोर है, जवाहर भवन है, जनपथ है, सेंट्रल दिल्ली है, मतलब कुछ छूटने ना पाए। कोई व्यक्ति अगर नहीं भी जानता है तो छूटने ना पाए, सबको बता दो पेपर में छाप के, है ना। तो पता नहीं क्या ही इनका मीडिया का, जैसे अब हमारी जो कई जर्नलिस्ट रही हैं, भूतपूर्व जर्नलिस्ट जिनको कहा जाता है, अब आप लोग को पता होगा कि 2008 का जो हादसा हुआ था मुंबई में, उसमें ऐसी मीडिया रिपोर्टिंग की कि टेररिस्ट को आधी मदद तो मीडिया से मिल रही थी, है ना। तो समटाइम्स दिस हैपेंस दैट कि जो जर्नलिस्ट हैं वो भी अपना दिमाग जो है पता नहीं कहाँ घर में छोड़ के आते हैं या घुटनों की मालिश नहीं करते हैं, पता नहीं व्हाट हैपेंस, आई डोंट नो द रीज़न फॉर दैट। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत ही मतलब मूर्खता भरी चीज़ें। आपको कैसा लग रहा है, जैसे कोई पानी में डूब रहा है तो आपको कैसा लग रहा है, तो कैसा लग रहा होगा भाई, क्यों ऐसा सवाल करते हो, क्यों ऐसे आप लोग करते हैं, आई डोंट नो, है ना। ये जानबूझ करके करते हैं कि ऐसे बनते हैं, क्यूट बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो दैट, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉसिबल। ये आर्टिकल लिखा गया क्योंकि रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ने ये कहा कि वी नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इंडियन जो गवर्नमेंट जो सेंटर है दैट हैज असर्व्ड द पावर्स ऑफ द स्टेट, है ना। तो रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना हैज सेड दैट वी नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो सेंट्रल है दैट हैज असर्व्ड द पावर ऑफ द स्टेट्स। एंड जो कि ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी बुरा लगता होगा स्टेट्स को, क्योंकि रिसेंट टाइम्स हमने ये तो ज़रूर देखा है कि जो यूनिटरी फीचर्स हैं यानी कि जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है गवर्नमेंट की, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है ना। एंड उन्होंने, चलो चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना ने अपनी बात बोल दी बिकॉज देयर इज़ अ फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19, तो आपने चलो अपनी बात कह दी, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाना काफ़ी इम्पॉसिबल टाइप का है, क्योंकि आज के जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा गहरा चुके हैं। आज जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा आ चुका है, पहले इतना ज़्यादा ये सारे इशू नहीं था, मनी मसल पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी पहले। मतलब नेहरू लोग के पास अगर आप देखो तो बहुत अथाह संपत्ति थी, लेकिन वैसा उन्होंने इसका मिसयूज़ नहीं किया है। लेकिन अभी जो आज की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। अब चीज़ें मनी मसल पावर मसल टसल ये सब बहुत ज़्यादा चलने लगा है। SR मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1994 केस है फेमस, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मतलब कि जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, स्टेट्स कोई ऐसा एजेंट नहीं है, स्टेट्स की अपनी खुद की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। SR मुंबई का केस है, चाहे NCT
ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस आप ले लीजिए, लेकिन ये चीज़ें देखने को मिली है फिर भी, है ना। इसके अलावा फली एस नरीमन जी का ये भी कहना है, अभी उनका रिसेंटली 2005 में उन्होंने लिखा था, लेक्चर दिया था, इसमें उन्होंने कहा था वी विल नेवर बी एबल टू पीस टुगेदर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रेजेंट डे एंड एज इवन इफ वी ट्राइड। अगर हम ट्राई करें तो भी हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। मतलब आप देखो ना, उस समय की जो थिंकिंग थी, ब्रिलियंट थिंकिंग थी कि बी आर अम्बेडकर जी को फ्रंट पे लाया गया, बी आर अम्बेडकर जी को बनाया गया। इसके अलावा मतलब सबका इतने ज़्यादा लोगों का साथ था, इतनी ज़्यादा स्टडी की गई, कास्टिज्म से ऊपर उठा गया, सेक्युलरिज्म से इन सारी चीज़ों को ओत प्रोत किया गया, सॉवरेनिटी के। तो अब आज के ज़माने में जहाँ पे कास्टिज्म का मैटर इतना ज़्यादा आ चुका है, जहाँ इतना ज़्यादा डिवाइसिव पॉलिटिक्स चलने लगी है ना, तो ये सारी चीज़ें जहाँ इतने इश्यूज हो रहे हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत ही मुश्किल है। वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बताई, कुछ इश्यूज हैं जैसे कि कास्टिज्म हो गया, नेपोटिज्म हो गया, करप्शन हो गया। तो कास्टिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन कारण से अब बहुत मुश्किल होगा कि कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन आप फ्रेम कर सकें, ठीक है ना। एंड टुडेज लीडर्स दे आर गिविंग प्रायोरिटी टू अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी एंड कास्ट। तो आज के जो लीडर्स हैं वो पुराने टाइम जैसे हो नहीं सकते कि अब वो, क्योंकि वो आइडियोलॉजी बेस्ड हो गए। अब उनकी आइडियोलॉजी आइदर राइट है और लेफ्ट है और जो भी है, तो इस तरीके की आइडियोलॉजीज आ गई हैं और आइडियोलॉजी को ज़्यादा महत्ता वो देने लगे हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई दे कैन नॉट फॉर्म अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा ये भी है कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैं, है ना, उनके ऊपर जो ट्रस्ट सेटअप किया गया था, वो ट्रस्ट आज के हम लीडर्स पे नहीं सेट कर सकते, है ना। पहले की जो बॉडी थी उस पर जो ट्रस्ट सेटअप था वो आज के लीडर्स में सेट नहीं किया जा सकता। सो दैट इज अनदर मेजर इशू। जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक जगह कुछ एक स्टेट में ये भी देखने को मिला, रिसेंटली देखो यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया कि वो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। अब बेसिकली जो ट्रिब्यूनल है वो उसने रिप्लेस किया था हाई कोर्ट को। अब आप समझिए, किसी ट्रिब्यूनल ने जिसने हाई कोर्ट को रिप्लेस किया है, उसके डिसीजन को कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? मतलब कि हाई कोर्ट का ऑर्डर एक तरीके से आप रिप्लेस कर रहे हो। तो आंध्र प्रदेश ने जैसे ये किया, तो ये भी इश्यूज हैं जो कि काफ़ी चलते हैं कि जो उस समय की सोच थी वो आज की सोच नहीं है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट फॉर्म दैट। इसके अलावा अगला जो आर्टिकल है वो बजट दैट लैक्स द पावर टू ट्रांसफॉर्म द सर्विसेज। अब इसके आर्टिकल में ऑथर ने जो बात की है बेसिकली वो क्या है कि जो ओवरऑल हेल्थ सेक्टर का अगर आप बजट देखेंगे तो उसमें आपको 16% का इंक्रीज देखने को मिलेगा। द हेल्थ सेक्टर विटनेस 16% इंक्रीज इन द एस्टिमेटेड बजट एलोकेशन, ठीक है ना। लेकिन जो मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग है उसमें रिडक्शन हुआ है 45% का, अगर आप उसको इंटरनली पढ़ेंगे तो। इसी तरीके से एजुकेशन सेक्टर में भी 11.8 यानी कि 11.86% का इंक्रीज देखने को मिला है ना। इंटरेस्टिंगली, डिस्पाइट द पुश फॉर डिजिटल एजुकेशन, मतलब डिजिटल एजुकेशन को इतना पुश दिया जा रहा है, ई विद्या प्रोग्राम आपने नाम सुना होगा, ई विद्या प्रोग्राम का, जो कि बूस्ट करेगा ऑनलाइन लर्निंग को, लेकिन रिवाइज्ड एजुकेशन में 35% का रिडक्शन देखने को मिला है डिजिटल एजुकेशन के फील्ड में, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपने देख ली, हेल्थ में देख लिया, बढ़ा हुआ एजुकेशन में देख लिया, लेकिन ये अभी भी केवल 2% ऑफ बजटरी एलोकेशन है। मतलब कि टोटल बजट का केवल 2% ही हेल्थ और उसको जा रहा है अभी, किसको? एजुकेशन को। आप देख सकते हो कि पूरे बजट का केवल 2% आपने हेल्थ एजुकेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशल सर्विसेज में आती हैं, उनमें आप दे रहे हो, है ना। एंड ऑथर ने कहा कि भैया ग्रेटर एलोकेशन ऑफ फंड होना चाहिए, ग्रेटर एलोकेशन ऑफ फंड इज वेलकम, एंड वो चीज़ आपको करने की जरूरत है कि आप हेल्थ एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? दे आर रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इसके बाद ऑथर ने जो तीसरा पॉइंट उठाया कि भैया ये सब चीज़ें तो ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान देना है। सबसे मेजर जो आपको पुश देना था वो देना था इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पे ही आपका हेल्थ और एजुकेशन भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। हेल्थ एजुकेशन भी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? अब आपको पता होना चाहिए कि रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी कैन इंप्रूव द डिलीवरी ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज। सबसे पहली चीज कि अगर रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी है तो इट कैन इंप्रूव द डिलीवरी ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज। 74% ऑफ द टारगेट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 74% ऑफ द टारगेट्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 74% जो टारगेट्स हैं, दे आर इंटरलिंक्ड विद यूनिवर्सल एक्सेस टू रिलायबल एनर्जी। ये 74% टारगेट्स ऐसे हैं जो कि इंटरलिंक्ड है विद द रिलायबल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज भी ऐसे हैं कि 44% स्कूल ऐसे हैं, 44% स्कूल्स एंड 25% हेल्थ सेंटर्स
44% of the schools and 25% of the health centers and primary health centers they remain unelectrified। अभी भी सोच लो 44% स्कूल्स और 25% इंडिया के सब हेल्थ सब सेंटर्स और हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जो अनइलेक्ट्रिफाइड है, ठीक है ना। तो ऐसे में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हेल्थ एंड जो एजुकेशन सर्विसेज हैं वो प्रॉपर हो रही होंगी। ऐसे में जब डिजिटल एजुकेशन को आप देख रहे हैं कि इतना पुश दे रहा है तो कंप्यूटर चलेगा कहाँ से भैया? कोयले से या नाले की इलेक्ट्रिसिटी से तो नहीं चल पाएगा, है ना। नाले में आप सोच रहे हो तार डाल दोगे और वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी चला लो तो वो तो नहीं चल पाएगा। तो बेसिकली दैट इज़ अनदर मेजर इशू जो कि यहाँ पर देखने को मिला है ना। एंड इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसके लिए एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव विल चाहिए, गवर्नमेंट की विल चाहिए, दूसरा एलोकेशन ऑफ फंड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसे के बिना कुछ नहीं होगा, एलोकेशन ऑफ फंड होना चाहिए। एंड जो सिस्टेमिक गैप्स हैं, जो अलग अलग मतलब जहाँ पे पॉलिसी में कमी रह गई उसको फुलफिल करो, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो। रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी करोगे तो रिलायबल आपका एजुकेशन, रिलायबल आपका ये होगा। तो प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, उसको प्रायोरिटी अगर आप देंगे तो जरूर वो काम होगा। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा। एंड रेलवे ने सोलर फेंसेज इंस्टॉल करना शुरू कर दिया टू सेव द एलिफेंट्स। तो रेलवेज हैव बिगन इंस्टॉलेशन ऑफ हैंगिंग सोलर फेंसेज एट सेंसिटिव फॉरेस्ट एरियाज बिटवीन कांजीकोड एंड वलियार स्टेशन। तो कांजीकोड और वलियार स्टेशन के बीच में ये सोलर फेंसेज लगा रहे हैं ताकि मतलब लोगों को बचाया जा सके और बेसिकली वो ना हो, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। So that is it for the day friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.